Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover manufacturing industries. Geography का बहुत important topic है. एग्जाम में आपको इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हुए नजर आएंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, बी इट शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इवन मैप वर्क. So this chapter happens to be the most important chapter, to be really honest. ये काफी important chapter है, तो चलो जल्दी से start करते हैं chapter को. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, क्यों होता है, व्हाट आर थिंग्स दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड, सब कुछ हम लोग चैप्टर में करने वाले हैं. तो अभी तक आपने इतना तो जान लिया होगा कि सर्टेनली देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी. ओके, दीज आर थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर देयर. और सेकेंडरी में ही मैन्युफैक्चरिंग आता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो लार्ज क्वांटिटी में बच्चा हम जिसको रॉ मटेरियल से कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बताते हैं, बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग ही बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनाना, ठीक है, या फिर शुगर केन से शुगर बनाना, ज्यादा वैल्यूएबल चीज का क्रिएशन होना, राइट, यही मैन्युफैक्चरिंग होती है. बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग. तो अब आप इस प्रोसीजर में देख सकते हो, पेड़ पर ग्रेप्स, एंड देन ग्रेप्स पहुंचे, प्रोसेसिंग हुआ, देन दे वेंट टू द मार्केट, मार्केट से लोग अपने घर पर ले आए, घर पर लेके आके सर्व कर लिया. तो दिस इज हाउ द प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड एंड इवन मोर वैल्यूएबल आइटम. ठीक है. अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में होते हैं, प्राइमरी मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं. स्टील फैक्ट्रीज, कार, बेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरी, सब कुछ इसी कैटेगरी में आता है. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज एक्चुअली ऑल्सो मेजर्ड बाय जितना ज्यादा अच्छा उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगा, उतना अच्छे से वो लोग फ्लरिश करता है इस पूरे पोर्शन में, राइट. देन नेक्स्ट अब बचा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, यहाँ से इजीली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहा जाता है बैकबोन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है. पर्टिकुलरली क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं. नंबर वन फैक्टर है क्यों बैकबोन कहा जाता है. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर में हेल्प करने के बजाय हमारा बैकबोन बनाती है. क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनको और ज्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है, और ज्यादा जॉब जनरेशन का मौका देती है जब हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी होती है. अदरवाइज बच्चा का अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज्ड हैं, और ये बहुत सालों से चला रहा है. लेकिन इससे ज्यादा वो लोग काम कर सकते हैं अगर वो फैक्ट्रीज खोल ले, वो शॉप्स खोल ले, वो मैन्युफैक्चरिंग में घुस जाए, और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है. सो डेफिनेटली फिर टर्शरी सेक्टर में भी जॉब्स ज्यादा जनरेट होंगी, और प्राइमरी सेक्टर से लोड कम हो जाएगा, लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, काम करने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं. सो लोगों का काम करने का तरीका मिलते चले जाएगा. सेकेंडली, प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी. गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को खत्म करती है. जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे लोग वहां पर काम करने जा सकते हैं, काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो गरीबी कम होगा. सो नंबर टू पॉइंट इज वेरी क्लियर. नंबर थ्री इज अबाउट, ये रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करती है. रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होती है, अगर मान लो मैंने कोई इंडस्ट्री किसी एक्सवाइड जगह पर लगा दी और वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी थी, वहां पर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं पहुंच पा रहा था, और जब से मैंने इंडस्ट्री लगाई वहां पर सब चीजें डेवलप होने लगी क्योंकि लोग पैसा कमाने लग गए, तो रीजन्स इक्वली डेवलप होने लग जाएंगे. बैकवर्ड एरियाज में भी मुझे डेवलपमेंट होने नजर आ जाएगा. फोर्थ है बच्चा, फोर्थ है जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, वो चीजें हम बाहर बेचेंगे, ट्रेड करेंगे, कॉमर्स करेंगे, व्यापार करेंगे, तो हमें दूसरी के देश से पैसा भी मिलेगा. ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, जो किसी भी देश के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग ही करता है. ठीक है. जब भी हम देखो, ज्यादातर चीजें जो हम बाहर भेज देते हैं वो है एक्सपोर्ट. जब हम एक्सपोर्ट अच्छा करेंगे तो हम फ्लरिश करेंगे, लेकिन अगर हम इम्पोर्ट मंगाएंगे, बाहर से चीजें मंगाएंगे, तो हम नीचे चले जाएंगे. तो हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए किसी भी देश के. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रीज ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स, तो उनको ज्यादा प्रोस्पेरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर कोई देश 10 रुपए की चीज बेच रहा है
मार्केट में और दूसरा देश मार्केट में 100 रुपीज की चीज बेच रहा है, तो किसके पास ज्यादा पैसा हो गया? ऑब्वियसली सेकंड वन के पास। सो बच्चा जिसकी वजह से डाइवर्सिफाई हो जाती है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है और लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ता है, देश के पास ज्यादा पैसा आता है। एग्जाम्पल है बहुत परफेक्ट, चाइना। चाइना सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है दुनिया की। ऐसे ही थोड़ी ना वो हैशटैग नंबर 2 पर बैठा हुआ इकोनॉमी लेके अपनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी मेजोरिटी ऑफ चीजें आर एक्चुअली मेड इन चाइना, ठीक है, इंडिया में। यस, यू हर्ड मी राइट। देन बच्चा हमारा एक चैप्टर का पोर्शन है जो ये कहता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को आप अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दे मूव हैंड इन हैंड, ये हाथ मिला के ही चलता है दोनों, एकदम बहुत गहरी दोस्ती इनके बीच में, और ये बात सच भी है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज नहीं होती तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कभी इंप्रूव होता ही नहीं। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आता ही नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज व्हाट केमिकली इंड्यूस्ड सीड्स यूज हो रहे थे, तो केमिकल क्या है? एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एक इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, राइट। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज देयर। अब बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में हमारा पिछले कुछ 20 सालों से 17% ऑफ जीडीपी है। टोटल आउट ऑफ टोटल 27% ऑफ द फॉर द इंडस्ट्री। सेकेंडरी में 17% इंडस्ट्री वाले सेक्टर में आ जाता है, बाकी और सारी में, विच इंक्लूड 10% माइनिंग, क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वगैरह के लिए उसमें से चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। एंड अगर हम इसको ईस्ट एशियन कंपनी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारा बहुत कम है। हम लोग बहुत कम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। ये ट्रेंड डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है, बट उतने अच्छे से नहीं हो रही जितना की होनी चाहिए। सो अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाना है हम लोगों को, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक प्लानिंग भी बनाई थी। और प्लानिंग थी ये जरूर याद रख लेना, हमने बनाया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जिसको NMCC के नाम से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये क्या ऑब्जेक्टिव, ताकि हम लोग जितना भी, क्या ऑब्जेक्टिव था सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव करने का, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट लेके आने का, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सेकेंडरी एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा लेवल पर लेके जाने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। देन वी हैव इंडस्ट्रियल लोकेशन, नेक्स्ट टॉपिक। अब इंडस्ट्रीज हम लगाए कहाँ पर, वो कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां पर हम लोग इंडस्ट्री लगाएंगे? तो देखो, वैसे तो बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो यहाँ पर रोल प्ले करती है। लाइक लेबर किधर मिलेगा, रॉ मटेरियल कैसा होगा, कैपिटल, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नॉट द मसल पावर, मार्केट, ये सब चीजें। लेकिन 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 बहुत रेयर हो जाता है, इट इज वेरी रेयर टू फाइंड ऑल ऑफ दीज एट वन प्लेस। बहुत, इट इज वेरी रेयर कि आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली जितनी भी एक्टिविटीज होती है सबसे अप्रोप्रिएट है कि वहां पर जो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन है, कुछ फैक्टर्स जो कि हम सबसे सस्ते रेट पर मिल जाए, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को लोकेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सस्ती चीजों का मिलना, ताकि चीजें सस्ते से सस्ते रेट पर बनाई जा सके और मार्केट में बहुत महंगाई ना आए। दैट्स द मेन कॉज। आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, अर्बनाइजेशन होने लगती है, और अर्बनाइजेशन होती है तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अपने आप वहां पर चीजें डेवलप होने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो गो हैंड इन हैंड। जहां पर भी इंडस्ट्रीज होंगी वहां पर अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, रोड्स बनने लग जाएंगे, बैंक्स आ जाएंगे, किराने की शॉप्स आ जाएंगी, घर बनने लगेंगे, फिर वहां पर प्लॉट्स बनने लग जाएंगे, बड़े बड़े घर बनेंगे, एंड इवेंचुअली सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि सिटीज के पास बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, और वहां पर दोनों का फायदा हो जाता है। और इन्हीं दोनों को कुल मिला के एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो वहां पर ही आती है जहां पर ऑलरेडी अर्बन सेंटर्स बने हुए होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट मुंबई, ठीक है, यू टॉक अबाउट बेंगलुरु। क्यों बच्चा वहां पर इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्यों इतनी सारी यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल, इसलिए वहां पर इंडस्ट्री लगाना बहुत ईजी है, फीजिएबल है बेसिकली। ओके, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं, लेबर कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, खाना पीना कैसे मैनेज करेगा, इमरजेंसी में ट्रैवल कैसे करेगा, सब चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है। थोड़ा सा दूर हम लोग एक फैक्ट्री बना लेते हैं, फैक्ट्री पे लोग काम करने आएंगे, शाम को घर चले जाएंगे, परफेक्ट है। घर जाएंगे तो उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगी, फूड मिल जाएगा, ये सारी चीजें। इसीलिए की जो डिसीजन है बच्चा वो है लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है लोकेशन ढूंढते वो है कि सबसे कम पैसे खर्च करके हमें सारी चीजें मिल जाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी और स्पेशलाइज लेबर भी ऑब्वियसली
रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अलाउ नहीं करेगी तो वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन होता है 5 क्राइटेरिया पे। कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, मेन रोल क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप कैसी है, और वेट या फिर रॉ मटेरियल फिनिश गुड कैसा यूज हो रहा है। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं फटाफट से। एक एक करके जब पढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में या तो एग्रो बेस्ड है या मिनरल बेस्ड है, ठीक है, या तो एग्रीकल्चर बेस्ड है या मिनरल बेस्ड है। एग्रीकल्चर में सारी चीजें नजर आ रही है ऑब्वियसली, शुगर, टी, रबर, एंड मिनरल्स में भी आपको सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। ये सब मिनरल्स है, ये सब एग्रो बेस्ड है। मेन रोल के बारे में बात करें तो ये भी बहुत जरूरी है। मेन रोल में बेसिक एक इंडस्ट्रीज होती है कंज्यूमर, जो दूसरों को सपोर्ट करे, वो बेसिक, जैसे कि आयरन एंड स्टील, जैसे कि कॉपर, जैसे कि एल्यूमिनियम, जो सबको सपोर्ट करती है। हर चीज में हमारे आयरन एंड स्टील लगता है, यू नेम इट एंड देयर विल बी आयरन एंड स्टील। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी चीज आप दुकान से डायरेक्टली जाके खरीद लो, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, श्रिंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा, और ऑल एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर इंडस्ट्री। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत छोटू सा इन्वेस्टमेंट, एंड 1 करोड़ से भी कम, मतलब या उतना आपका, मतलब 1 करोड़ और मे बी लेस देन दैट इज दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लार्ज स्केल, इजंट इट वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर क्या बचा, लार्ज स्केल मिसिंग हो गया है, लेकिन आप लोग लिख लेना, ये लार्ज स्केल मतलब ह्यूज कैपिटल, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है जिसमें, जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट एंड ऑल, दीज आर वेरी ह्यूज कैपिटल। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, दीज आर वेरी हैवी कैपिटल, बहुत ज्यादा पूंजी पैसा लगता है, वो हैवी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर जो गवर्नमेंट ओन करती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट लोग जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, बजाज, डाबर, रिलायंस, ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, दीज आर सर्टनली फ्यू एग्जाम्पल जो कुछ प्राइवेट लोगों के हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव जॉइंट सेक्टर ऑल्सो। जॉइंट सेक्टर होते हैं बच्चों जब स्टेट और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टीम्स बना लेते हैं, प्रॉफिट शेयर सब कुछ शेयर करते हैं, और जॉइंटली, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, याद रखनी एग्जाम्पल्स, यहाँ से आपको भेल एंड विच इज द भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टिस्को, बजाज एंड डाबर एंड रिलायंस, ये सब प्राइवेट। कॉर्पोरेटिव से बचा कुछ लोग होते हैं जहां पर ना सरकार इंटरेस्ट ले रही है, ना कोई ज्वाइंट सेक्टर इंटरेस्ट ले रहा है, ना कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट ले रहा है। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो खुद ही प्रोड्यूस करता है और खुद ही सामान को मैनेज कर लेता है, बोथ यू नो दे शेयर एवरीथिंग। सो ये रिसोर्स, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ अपने आप शेयर कर लेते हैं। और शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में और कॉयर इंडस्ट्री केरला में इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत बार शुगर के इनकी प्रोडक्शन कम और ज्यादा हो जाती है तो लॉस भी हो जाता है, एंड बहुत बार प्रॉफिट होता है, बहुत कम प्रॉफिट होता है, इसलिए प्राइवेट लोग इसमें इंटरवीन ही नहीं करता, वो दे लाइक ज्यादा प्रॉफिट है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग ज्यादा बड़े कामों में क्यों पैसा लगाए, है ना। चलो, लास्ट है हमारे पास हेवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल का जो भी वेट होगा। लाइट इंडस्ट्री बच्चा क्या होती है, जहां पर मटेरियल बहुत लाइट है, लाइक द इलेक्ट्रिकल गुड्स, तार वगैरह हो गया, बल्ब होगा, ट्यूब लाइट्स हो गया, दीज आर वेरी लाइट मटेरियल, राइट। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आर लाइक बहुत बहुत ही ऐसे गुड्स जो बहुत हल्के होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग पोर्शन, ये हमने बेसिकली देख लिया, अब हम थोड़ा टेक्सटाइल, कपड़े वाला भी देखेंगे। कपड़े की बात करें तो इंडिया में काफी यूनिक पोजीशन है इंडिया की इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम 14% करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली आपका टेक्सटाइल कपड़ा बनाने में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, लाइक एग्रीकल्चर फर्स्ट नंबर पर, तो दूसरा टेक्सटाइल में लोग काम करते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज भी बचाई 24.6% लेके आता है। कौन, कपड़ा, मतलब हमारा कितना ज्यादा, 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री जो सेल्फ रिलायंट है, जहाँ पर हमें ना तो किसी से रॉ मटेरियल खरीदना है ना कुछ, हम सब कुछ यहाँ पर खुद ही करते हैं, कपड़ा भी खुद बनाते हैं, उसको बेचते भी है और बाहर भी भेजते हैं। अच्छी कॉटन, बहुत अच्छे कपड़े, सिल्क, म्यूसलिन, ये सारे जो भी कपड़े होते हैं वो हम ज्यादातर बाहर ही भेजते हैं। इसी टेक्सटाइल में सबसे पहले आ जाती है कॉटन। एंशियंट टाइम में कॉटन हैंड से बनाई जाती थी, लेकिन अभी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। 18 सेंचुरी में पावर लूम्स आने शुरू हो गए थे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को अब जो काम है हाथों से करते थे अब वो मशीन से हो रहा है। तो इंग्लैंड में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो बहुत कॉम्पिटिशन इंडिया के लोगों को देखने को मिला था। सो इन दी अर्ली ईयर्स कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र एंड गुजरात बेल्ट में, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है और क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, सारी फैसिलिटीज है, तो इसके लिए लोकलाइजेशन करना बहुत ईजी रहता है।
कॉटन इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा लिंक है एग्रीकल्चर के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक लिविंग दे रहा है, लाइक रोजगार का एक मौका दे रहा है, बिकॉज इसमें कॉटन बॉल को प्लग करना, वर्कर्स गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग करते, तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग जॉब्स भी मिलती है। जो इंसान बॉल को प्लग करके लेके आ रहा है, लाइक ये जो पौधा होता है यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज अ रियल कॉटन प्लांट। इस कॉटन को निकाला जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है बच्चा, इसको गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग किया जाता है, फिर उसको जो भी कलर का कपड़ा करना है उसको डाई किया जाता है, फिर अलग अलग शेप में उसको डिजाइन किया जाता है, फिर उसकी क्या होगी पैकेजिंग, टेलर उसको बनाता है और फिर उसको वो सिल के बेचता है। तो बहुत सारे लोगों में यहाँ पर जनरेशन होता है, इसीलिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री और डाई को, कपड़ों का स्ट्रक्चर बदलना, कलर बदलना, शेप बदलना, हार्ड बनाना, सॉफ्ट बनाना, ये सब कुछ करने की वजह से इवन पैकेजिंग मटेरियल्स में आप देख लो कितना ज्यादा जॉब क्रिएशन हो रहा है। एक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आप लोग चीज खरीदते हैं सारी चीजें, तो ऑनलाइन जब आप चीजें खरीदते हो तो कितना ज्यादा पैकेजिंग उसमें होके आता है, राइट? तो उसकी वजह से पैकेजिंग का भी लोगों को जॉब मिला हुआ है, that's there. Then while spinning continues to be centralized in Maharashtra, स्पिनिंग जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, वीविंग थोड़ा सा हाईली डिसेंट्रलाइज हो गया है, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो है और भी सारे डिजाइनिंग उसमें कर देते हैं, यानी कि जो वीविंग है वो अलग तरीके से हो रही है अलग अलग जगह पर टेक्सटाइल की, लेकिन जो गिनिंग है वो एक सेंट्रलाइज ही एरिया में हो रही है। तो इंडिया आज भी बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करता है स्पिनिंग में, मतलब स्पिनिंग यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ठीक कर देता है, बट ऐसे जैसे जो अलग अलग फैब्रिक है, अलग अलग हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, वो अलग अलग तरीके से पहुंचता है। वीविंग जो है वो हैंडलूम, पावरलूम और मिल्स में करी जाती है, ठीक है, बेसिकली बुना जाता है। ये मिसमैच हमारे लिए एक ड्रॉबैक है कि हम स्पिनिंग तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन हम वीविंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते, तो ये हमारे एक छोटू सा ड्रॉबैक हो जाता है, जो कि थोड़ा सा हमारे को देखने को मिलता है। इसलिए हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखेंगे, आई होप ये आपको विजिबल नहीं होगा। प्रॉब्लम्स इन कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई काफी इराटिक है, बिजली आती है बिजली चले जाती है, जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पुरानी है। बहुत सारी प्रॉब्लम है कि हमारा लेबर उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पा रहा है, और बहुत ही स्टिफ कंपटीशन हमें सिंथेटिक फाइबर से देखने को मिल रहा है, जैसे कि नायलॉन, ठीक है, नायलॉन क्योंकि सस्ता होता है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है केमिकली कॉम्पोजिशन करके, और कॉटन जिसमें सारी चीजें हाथ से करी जा रही है, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, पैसा खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो महंगा होता है। अब बात कर लेते हैं जूट टेक्सटाइल्स। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर बांग्लादेश एज एन एक्सपोर्टर, ठीक है। अबाउट 80 जूट मिल्स इंडिया में हैं एज पर द डेटा ऑफ 2010 एंड 11, और ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल हुगली रिवर के पास लोकेटेड है। एक नैरो बेल्ट है बच्चा 98 किलोमीटर की, और 3 किलोमीटर ये वाइड है, 98 किलोमीटर का स्ट्रेच में ये पूरी बेल्ट है, और ये 3 किलोमीटर ब्रॉड है, ठीक है। यहाँ पर जूट की खेती हम लोग करते हुए नजर आते हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन। क्यों यहाँ पर हुगली बेसिन में, क्योंकि ऐसा कुछ तो होगा कि जो उसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है, जो उसको हेल्प कर रहा है, एंड दैट इज जूट का प्रॉक्सिमिटी एरिया, मतलब जहां पर हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन, गुड नेटवर्क है रेलवेज का, रोडवेज अच्छी है और वाटरवेज अच्छी है, वाटर भी है रॉ मटेरियल के लिए, जहां पर पानी बहुत चाहिए जूट को, इसलिए पानी भी बहुत है, चीप लेबर भी मिल जाता है एडजॉइनिंग स्टेट से, बिहार उड़ीसा से, तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन बहुत बढ़िया है। कोलकाता अर्बन सेंटर है तो वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। और 2010-11 की बात करें, the jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers indirectly. So yes, jute is also one of the most important textile industry. चैलेंजेस भी देख लो, कि हमारे स्क्रीन पर जूट की फोटो दिख रही है। चैलेंजेस ये है कि बहुत स्टिफ कंपटीशन हमें बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड से देखने को मिलता है, सिंथेटिक फाइबर का कंपटीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल जो हमारी डिमांड है हैज बीन ऑन इंक्रीज, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी बना दिया था बहुत सारी चीज़ों को जूट में पैक करने के लिए, बट फिर भी उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई अभी नहीं हो पाए, अभी भी हम लोग ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सफ़र कर रहे हैं। बट येस डेफिनेटली हम जितना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए हमने 2005 में एक पॉलिसी बनाई थी विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ 2005। ये हमने बनाई थी क्योंकि हम लोगों को टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा था पड़ोसी देश बांग्लादेश एंड ब्राजील से।
सो गवर्नमेंट ने बोला कि पैकेजिंग जो है वो कंपलसरी कर दो आप लोग, इको फ्रेंडली भी हो जाएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर की कहा जाता है बिकॉज एकदम सिल्की सिल्की शाइनी सा होता है और धूप में जाके काइंड ऑफ शाइन भी करता है। सो दैट इज हाउ यू कैन से। एंड द जूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ व्हाइट जूट प्लांट। ये एक प्लांट से निकलते हैं बच्चा, इसकी खेती काइंड ऑफ आप शुगर केन से रिलेट कर सकते हो, शुगर केन जैसी खेती होती है इसकी। द नेशनल जूट पॉलिसी एक्टिव ऑब्जेक्टिव है जो कि इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा था ताकि हमारे फार्मर्स को भी उनकी भी कंडीशन प्रोडक्शन की इंप्रूव हो जाए। ओके, सो ये था हमारा टेक्सटाइल वाला पोर्शन। अब हम बात करते हैं कुछ फूड क्रॉप्स के बारे में। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो सेकंड हम हैं, फर्स्ट हमारे ब्राजील है, हम लोग सेकंड रैंक करते हैं शुगर इंडस्ट्रीज में। शुगर इंडस्ट्रीज के अलावा शुगर से बनने वाली, शुगर केन से बनने वाली गुड़ एंड खांडसरी जो होती है उसमें हम लोग नंबर 1 है। रॉ मटेरियल है जो सक्रोज कंटेंट होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह ला रहे होते हैं शुगर केन को तो सूख जाता है, जिसकी वजह से मिल्स ज्यादातर वहीं पर लोकेटेड होते हैं जहां पर कल्टीवेशन होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, 60% तो उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो ये कॉर्पोरेटिव्स को ही दे दी जाती है क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा है नहीं तो ज्यादा लोग इसमें पैसा लगाना चाहते भी नहीं। रिसेंट टाइम में बच्चा सदर्न और वेस्टर्न साइड पर शिफ्ट हो रही है शुगर केन, क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइम तक आपका जो शुगर केन है वो सूखता नहीं है। बेसिकली वहां पर उसका क्या होता है, जो टाइम होता है क्रशिंग सीजन का वो हम ज्यादा चला सकते हैं बिकॉज कूल क्लाइमेट होता है। लेकिन जहां पर धूप पड़ेगी वहां पर गन्ना सूख जाएगा, उसको पूरा जो भी इसके अंदर वाटर कंटेंट होगा वो इवापोरेट होने लग जाएगा, राइट। तो मोरएवर बच्चा इसीलिए यहाँ पर इन एरियाज में कॉपरेटिव बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए अभी थोड़ा साउथ में शिफ्ट हो रहा है। मेजर चैलेंजेस यही है कि ये सीजनल है, इनफिशिएंट है, बहुत बार प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में डिले होता है एंड इसमें हमें थोड़ा बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी, चीजों को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ये वाली इंडस्ट्रीज भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से जाती रहती है। ओके, ये रिपीट ही हो गया है, दिस इज बीइंग रिपीटेड, यस। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये तो हमारा एग्रो बेस्ड था सारा का सारा, अब बढ़ता है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड क्या है, जिसमें मिनरल्स या मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले आ जाती है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील दिख रहा है पीछे आपको, ये पूरा फैक्ट्री है, ये पूरा इंडस्ट्री है। द आयरन एंड स्टील बेसिक है क्योंकि बाकी सबको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हैवी हो, लाइट हो, सब इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। स्टील होता है हर जगह यूज, चाहे वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, डिफेंस हो, मेडिकल हो, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, हर जगह ये है, यूज होता है स्टील हमारा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, स्टील को इंडेक्स बोलते हैं किसी भी कंट्री का, जितना अच्छा स्टील एंड आयरन का प्रोडक्शन होगा उतना अच्छा वो देश करेगा। स्टील एंड आयरन एक हेवी इंडस्ट्रीज है बिकॉज इनका रॉ मटेरियल का वेट काफी ज्यादा होता है, तो इनको बल्कि और हेवी ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो इसलिए इनको हेवी इंडस्ट्री बोलते हैं। इन 2019 111 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया ने किया था और इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। हैशटैग नंबर 1 पर आता है चाइना। ये हमें डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। कितना किया था 2019 में, 111 मिलियन आपका प्रोडक्शन किया था, मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील। नाउ मोस्ट ऑफ द, ये मैंने आपसे पूछा भी था, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ज्यादातर अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सेल जो हमने पढ़ा भी था। 1950 में चाइना और इंडिया सेम क्वालिटी बना रहे थे, लेकिन चाइना आज लार्जेस्ट है और इंडिया ने थोड़ा सफर किया है, और चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मतलब खर्च भी खुद ही बहुत ज्यादा करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमारा, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ बेल्ट आती है पूरी, वहां पर सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील मिलता है। ये लार्जली बिकॉज यहाँ पर बच्चे क्या है, यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज का डेवलप हो गया, और ऑब्वियसली आयरन और बहुत ज्यादा मिलता है, अच्छा कम पैसों में मिलता है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, चीप लेबर भी मिल जाता है, जो कि पोटेंशियल है यहाँ पर इंडस्ट्री इसलिए डेवलप हुई है, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप है, इजिली पहुंचा जा सकता है, इजिली ट्रेड किया जा सकता है, इजिली चीजों को खरीदा जा सकता है। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यस अभी हम लोग अपनी फुली पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे चैलेंजेस है, जैसे कि कुकिंग कोल जो जरूरी होता है आयरन एंड स्टील वो बहुत कम अवेलेबल है, और हैवी तो बहुत महंगा है। लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं है, बिजली आती है चले जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हम लोग, बहुत ज्यादा मिसमैच है, करप्शन बहुत ज्यादा है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में वही सारा एरिया आता है। फिर आ जाता है बच्चा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, आपके पीछे आप देख सकते हो, नहीं देख पा रहे हो तो
आपको ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का ही इंडस्ट्री का पोर्शन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम को पिघलाया जा रहा है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट पर आयरन एंड स्टील, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, सो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलिएबल है, तो ये बहुत ज्यादा बाकी मेटल्स के साथ मिक्स करके भी यूज किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, एंड इट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है, हीट प्रूफ है, बहुत पिघल जाता है, किसी भी फॉर्मल शेप में आप इसको यूज कर सकते हो, सो दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन स्मेल्टिंग प्लांट्स की बात करें, सॉरी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स की बात करें, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट रॉ मटेरियल है जिससे हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टर्स, दैट इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश एंड दी पर्टिकुलरली कलर्ड रॉक। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रॉ मटेरियल यहाँ पर ठीक ठाक रेट पर मिल जाता है, और ये दो प्राइम फैक्टर है, क्या? इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल आर समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एल्यूमिनियम वाला पोर्शन, ठीक है बच्चा। देन कम्स दी केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में हमारे पास अच्छी खासी चीज है, फास्ट हम बहुत ज्यादा इसमें ग्रो कर रहे हैं, इसमें लार्ज और स्मॉल दोनों ही टाइप की हैं। रैपिड हम लोगों को इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों टाइप से केमिकल इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है। ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक को देख लो। इनऑर्गेनिक में आपका आता है सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा एस, जिससे कि साबुन बनाई जाती है, डिटर्जेंट्स, पेपर बनाए जाते हैं, कॉस्टिक एसिड। वेर एज यहाँ पर आप देखोगे ऑर्गेनिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? पेट्रोकेमिकल्स या सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ, एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिकल्स। एंड यहाँ पर है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, दोनों को याद रखना है आपने बहुत अच्छे से। नहीं ना, अभी नहीं खत्म हुआ। केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग, रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। हाँ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी आ गया अब हमारा। केमिकल देख लिया, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर किधर यूज होते हैं? बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर जो कि आपके ऑब्वियसली यूरिया के फॉर्म में एग्रीकल्चर में यूज होता है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने बहुत पैसा कमाया है, जो कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। देन बचा वी हैव सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट भी एक इंडस्ट्री है, हाँ आपको पता ही है, पीछे आपका आप देख रहे हो सीमेंट बन रहा है। यहाँ पर सीमेंट एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग्स, हाउसेज, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। इसमें भी हैवी और बल्कि ऑब्वियसली लाइमस्टोन, सिलिकॉन एंड जिप्सम चाहिए रहता है, तो काफी ज्यादा हैवी मटेरियल है ये। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर चाहिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इट इज नॉट जनरेटेड बाय द वाटर इलेक्ट्रिसिटी, तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यहाँ पर सारी चीजें करनी पड़ेंगी। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात, और बहुत सारे वजह से सीमेंट का जो गुजरात में इतना सारा है, जिसमें चेन्नई में हमने पहला प्लांट भी लगाया था 1904 में, उसमें बचा गल्फ कंट्रीज के लिए भी एक्सेस मिल जाता है, लेकिन गुजरात से हम लोग सीधा गल्फ कंट्रीज की तरफ अपना सारा रॉ मटेरियल लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव आपका ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स वही जो आपको पीछे दिख रहा है, ऑटोमोबाइल्स वही है, कार का प्रोडक्शन, उसके पार्ट्स बनाना। अब ये गुड सर्विसेज या फिर पैसेंजर या आपका प्राइवेट व्हीकल भी हो सकता है। लिबरलाइजेशन के बाद बच्चा जो 1991 में हमने अपने दरवाजे खोल दिए थे, तो काफी ज्यादा व्हीकल्स की डिमांड हो गई, जिसकी वजह से हेल्दी ग्रोथ हुई है। पैसेंजर कार, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स में आया है, और आज तो हमें देखो कितनी सारी कार्स रोड पर नजर आती है। ये इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु में सिचुएटेड है। ठीक है, जितने भी कार के ब्रांड के नाम आप ले रहे हो वो सबको ही यहाँ पर सिचुएटेड होंगे, दिल्ली, गुड़गांव में, बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद में, जमशेदपुर। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर। फिर आ जाता है हमारे पास आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। आईटी में आपको वही है, फोन्स, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये सब कंप्यूटर्स आईटी सेक्टर में आते हैं। बेंगलुरु हैज इमर्ज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत सारे और भी सेंटर्स हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बतूर। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर इंडस्ट्री कंसिडर्ड है बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। मेजर इम्पैक्ट जो इंडस्ट्रीज का रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बच्चा क्या है, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सक्सेस जो दिखा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लोग आजकल इंजीनियर्स बन के हैं, आपको तो पता ही है सारी चीजें। यहाँ पर अब बहुत ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं।
देन कम्स द लास्ट पोर्शन, इसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बात करी। ये इंडस्ट्रीज कलेक्टिवली बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को खराब भी करते हैं, जिसके वजह से हमें कुछ चीजें देखनी है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में क्या आता है? एयर पोल्यूशन जो कॉज होता है प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों वेस्ट होते हैं वो ईपर हवा में चले जाते हैं वाया डस्ट, स्प्रे मिस्ट या स्मोक। ये स्मोक जो है रिलीज होता है केमिकल पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक जहां पर बनते हैं, भट ईट के जो भट्टे टाइप्स होते हैं, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। टॉक्सिक गैस लीक से बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत बड़ा यही केमिकल रिलीज हो गया था एंड इट हैज कॉज अ लॉस ऑफ डेथ। और आज भी यहाँ पर बहुत सारी डेथ्स हो रही है बच्चा इसके वजह से, और इसने आज भी हार्मफुल इफेक्ट एक किया था। वाटर पोल्यूशन का फोटो आपकी स्क्रीन का पे पीछे दिख जाएगा। वाटर पोल्यूशन इज एक्चुअली कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, एफुलेंट एंड डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। द मेल कल्प्रिट्स, जो मेन कल्प्रिट है बच्चा इसमें, पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग इंडस्ट्रीज या पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टेनरी जहाँ पर लेदर बनता है, सब अपना वेस्ट बाहर छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन हो जाता है। पीछे आप देख रहे हो इवन फ्लाई ऐश, फॉस्फोर, जिप्सम, आयरन, स्टील के स्लैग्स लोग जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो भी पीछे पानी में ऐसे छोड़ देते हैं। पानी बिल्कुल काला हो जाता है, एकदम डेडली हो जाता है और इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, लाइक कैंसर जैसे बीमारी, क्योंकि ये सब केमिकल्स, ये सब कुछ हार्मफुल चीजें ग्राउंड वाटर में सीप कर जाता है, नीचे मिल जाता है, फिर हम उस पानी को पी लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बीमार हो जाते हैं, राइट। देन वी हैव थर्मल पॉल्यूशन एज वेल। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, मैं बताती हूँ। थर्मल पॉल्यूशन अगर जब भी वाटर को हम लोग बिना ट्रीट किए सीधा पानी या पॉन्ड्स में छोड़ देता है, बेसिकली खराब पानी को अच्छे पानी को खराब करने के लिए छोड़ देता है। वाटर फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन से अगर हम पानी छोड़ रहे हैं वेस्ट मटेरियल, तो अगर वो पानी के साथ जाके मिलते हैं और वो ग्राउंड वाटर में सीप कर जाते हैं तो कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, मिस कैरेजेस, इवन सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन भी क्लोजली खराब होता है। तो थर्मल पोल्यूशन भी बहुत खराब चीज है। ग्लास छोड़ देना, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, पैकेजिंग मटेरियल, गार्बेज, सब कुछ सॉइल को खराब कर देता है, राइट। रिवर वाटर जो है, जो रेन वाटर है, वो जब नीचे जाता है तो सारे पॉल्यूटेंट्स को नीचे चले जाता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो जाता है और जब हम उसको पी लेते हैं तो हम बीमार भी हो जाते हैं और बहुत सारे हमारे बॉडी में डिजीजेस भी हो जाते हैं। अब ये पिक्चर से आप देख पा रहे हो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। यही सारी चीजें हो रही है। गंदा पानी है बच्चा, बिल्कुल साफ पानी में रिलीज करेंगे एंड इमेजिन समबडी ड्रिंकिंग दिस वाटर एंड दे माइट फॉल सिक, है ना, बहुत बुरा जो है वो सिक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमने बोला कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अपना बचाते हैं एनवायरनमेंट को। सो जो भी 1 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है वो हमारे 8 लीटर पानी को, अच्छे पानी को खराब कर देता है। सोचो 1 लीटर खराब पानी डिस्ट्रॉयड 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर। सो सैड, राइट। तो कुछ सजेशंस है जो हम लोगों को, सबसे पहले तो हम वाटर का कम से कम यूज करें, उसको 1 से 2 बार रिसाइकल करें, तब उसको रिलीज करें, सक्सेसिव स्टेज पर उसको बार बार यूज करते रहें। रेन वाटर यूज करें ताकि पानी हमें फ्रेश ना यूज करना पड़े। तो जो भी गर्म पानी है या जो भी वेस्ट है उसको रिलीज करने से पहले ट्रीट कर ले, उसके जो भी हार्मफुल केमिकल्स है, जो भी इसकी हार्मफुल कॉम्पोजिशन है, उसको मार के उसको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा करके हम लोग भेजें। इसीलिए ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट कुछ फेजेस में किया जा सकता है। पहले फेज में आप मैकेनिकल मीन से ट्रीट करिए, ठीक है, जिसमें आप पानी जो भी आप वेस्ट मटेरियल है उसको स्क्रीन करो, उसमें से कांच अलग करो, उसमें से सारी चीजें, उसको ग्राइंडिंग कर लो, फेकुलेशन कर लो, सेडिमेंटेशन, मतलब उसमें से चीजें बेसिकली निकाल लो। सेकेंड है बायोलॉजिकल प्रोसेस, कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस करके उसमें से सारी वेस्ट मटेरियल निकाल लो। और सेकेंडली जो लास्ट बचता है उसमें सब कुछ ट्राई कर दो, उसमें उसकी बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस से सब कुछ करके रिसाइकल कर लो। वेस्ट वाटर को यूज करना है बस, कैसे भी तरीके से, अब उसको बाहर नहीं छोड़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर मेजर थ्रेट कर रहा है। इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा फ्रेश पानी यूज कर रही है कि हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें रेन वाटर पर डिपेंड होना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे मैटर्स हैं जो अब हवा में छोड़ दिए जाते हैं, उनके लिए फिटिंग स्मोक स्टैक्स लगाने चाहिए। जहाँ से भी बच्चे, जैसे कि कोई भी जगह है जहाँ से कोई भी चीज आउट हो रही, कोई हवा आउट हो रही है, वहां पर आप ऐसे स्टैक्स लगा दो जिससे कि वो जो चीज़ है वो बाहर नहीं जाएंगी, है ना। जैसे कि फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स लगाए जाते हैं, सो दैट, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि मतलब कि ये कोई तो चीज है जिसमें से चीजें बाहर जा रही है, आप उस पर कुछ रोक लगा दो कि हार्मफुल चीजें बाहर नहीं जाएंगी। स्मोक रिड्यूस हो सकता है अगर हम अच्छी मशीनरी और इक्विपमेंट यूज करें
जिनमें साइलेंसर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ ना करे, तो नॉइज़ पॉल्यूशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। और जितनी भी मशीनरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको रीडिज़ाइन करें, उनको एनर्जी ऐसी यूज़ करें कि वो कम बिजली यूज़ करें और वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करे और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करे। जैसे कि पहले के एग्ज़ाम्पल में आपने देखा होगा कि एक डीज़ल की जो कार होती है, वो कितना ज़्यादा आवाज़ करती है, एंड ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रिक कार होती है, ना तो पॉल्यूशन करती है, ना वो आवाज़ करती है। सो क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो जो भी नॉइज़ एब्ज़ॉर्बिंग मटीरियल है बच्चा, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयरफ़ोन एंड ईयर प्लग्स, बहुत सारा ऐसा नॉइज़ ऑब्ज़र्विंग मटीरियल यूज़ करना चाहिए कि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, है ना? कि कोई आपके घर के पास या किसी जगह पर कोई फैक्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री है, तो वो आपको ट्रबलसम ना हो। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा चैलेंज हमारे सामने रहता ही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है और एनवायरनमेंट को भी बचाना है, तो चैलेंज रहता है। दिस इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज़ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एंड दैट इज़ द ओनली फैक्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसीलिए हमारे पास एक एनटीपीसी है। एनटीपीसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है व्हिच इज़ एक्चुअली नेशनल थर्मल पॉपुलेशन कंट्रोल, ये पूरा का पूरा सॉरी कॉर्पोरेशन, पॉल्यूशन कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पॉल्यूशन कॉर्पोरेशन एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आता है कि मैंने ज़िम्मेदारी लेनी है, मैं जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को देखूँगा कि जो-जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ये कहते हैं कि आप ना ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन करिए इक्विपमेंट का, लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करिए। आप अपना एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट नया लेके आइए जो अच्छा हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, क्यों आप इतना पुराना-पुराना चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आप मिनिमाइज़ करो वेस्ट जनरेशन, कम से कम आप मिनिमाइज़ करो जो भी वेस्ट है उसको यूटिलाइज़ करो बार-बार। आप ग्रीन बेल्ट बनाओ, आप बहुत सारे पेड़-पौधे लगाओ जहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। एफ़ॉरेस्टेशन करो जल्दी से अपनी फैक्ट्री के आस-पास ताकि सारी चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो सकें। आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर कंट्रोल करो। ऐश मैनेजमेंट, वो जो रे राख है उसको सीधा पॉन्ड में मत छोड़ो। ऐश वाटर रिसाइक्लिंग करो अगर छोड़ भी दो, और लिक्विड वेस्ट का भी मैनेजमेंट करो। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको मैनेजमेंट करो। और ऑब्वियसली इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रजिस्टर बनाओ, अपना डेटाबेस मैनेजमेंट बताओ। आप कितना प्रोडक्शन करो, कितना पैसा कमा रहे हो और कितना आप लोग नेचर का ध्यान रख रहे हो, एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए एज़ पर एनटीपीसी। एनटीपीसी वाला क्वेश्चन 5 मार्कर्स में फिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आता है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये पूछा जाता है। और यहाँ पर हमने कर लिया है पूरे चैप्टर को रिवाइज, एंड पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर किया वन शॉट में। एंड इससे बाहर आपको ना चीज़ें देखने को मिलेंगी और ना इससे बाहर आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वो भी आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।